तारीख 18 अक्टूबर 2007। कराची की सड़कों पर 140 लाशें बिछी थीं, बारूद की गंध थी और फिजा में सिर्फ चीखें थीं। पाकिस्तान की डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो पर हमला हो चुका था, लेकिन उस मौत के तांडव के बीच बेनजीर के लिए ढाल बनकर कौन खड़ा था? कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कमांडो नहीं, बल्कि कराची के अंडरवर्ल्ड का वो चेहरा जिसके नाम से शहर कांपता था, रहमान डकैत। एक वांटेड गैंगस्टर, देश की पूर्व प्रधानमंत्री का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैसे बन गया और क्यों उसी सरकार ने बाद में उसे बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया? आज बात करेंगे सियासत, अंडरवर्ल्ड और उस खूनी वफादारी की जिसने पाकिस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि रहमान डकैत और पीपीपी के रिश्ते की असल हकीकत क्या थी। इस सियासी खेल को पकड़ने के लिए हमें वक्त की रील को पीछे घुमाना पड़ेगा। ठीक 1947 में भारत के बंटवारे के साथ ही लाखों मुसलमान सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंचे। इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो उर्दू बोलते थे, पढ़े लिखे थे और अलग अलग शहरों में बिखरने के बजाय सीधे जाकर बसे कराची में, जो उस वक्त देश की आर्थिक धड़कन बन चुका था। इन्हें कहा गया मुहाजिर, यानी शरणार्थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ तस्वीर बदलने लगी। जैसे जैसे 1970 का दशक आया, मुहाजिरों के मन में एक बेचैनी घर करने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज धीरे धीरे दबाई जा रही है। सिंधी और पंजाबी तबके राजनीति में ज्यादा हावी होते जा रहे थे। इसी असंतोष और गुस्से से एक नई सोच ने जन्म लिया। 1978 में कराची यूनिवर्सिटी का एक छात्र सामने आया। नाम था अल्ताफ हुसैन। उसने दोस्तों से कहा, अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें खुद अपनी आवाज बननी पड़ेगी। यहीं से एपीएमएसओ यानी ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना। यही संगठन आगे चलकर एक ताकतवर राजनीतिक दल में बदला, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जिसे दुनिया एमक्यूएम के नाम से जानने लगी। 1980 के दशक तक आते आते एमक्यूएम ने कराची की सड़कों पर अपनी पकड़ जमा ली। यह पार्टी सिर्फ चुनावी मैदान में ही नहीं, बल्कि गलियों और चौराहों पर भी उतनी ही मजबूत थी। कहा जाने लगा कि शहर में एक समानांतर हुकूमत चल रही है। पानी हो, बिजली हो, नौकरी हो या फिर पुलिस का तंत्र, हर जगह उनका असर महसूस किया जाता था। इसी बीच सियासत के अखाड़े में दूसरी बड़ी खिलाड़ी उतरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपीपी की जड़ें सिंध में थीं। बेनजीर भुट्टो का करिश्मा था, लेकिन कराची उनके लिए हमेशा सिर दर्द बना रहा। यह शहर एमक्यूएम का मजबूत किला था। पीपीपी के पास वोट बैंक तो था, खासकर लियारी जैसे इलाकों में जहां बलोच आबादी रहती थी, लेकिन एक बड़ी कमी थी, सड़क की ताकत। जब भी सियासी टकराव होता, एमक्यूएम का संगठित ढांचा पीपीपी पर भारी पड़ जाता। पार्टी के भीतर चर्चा होने लगी, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो मैदान में उतरकर जवाब दे सके, वरना कराची हाथ से निकल जाएगा। यहीं से तलाश शुरू हुई और यह तलाश लियारी की संकरी गलियों में आकर खत्म हुई। वहां एक नाम तेजी से उभर रहा था, सरदार अब्दुल रहमान बलोच। बाद में यही नाम रहमान डकैत बनकर कराची की कहानी में गूंजा। लियारी दशकों से पीपीपी का गढ़ रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां से 1970 और 1977 के चुनाव जीते थे। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की शादी का रिसेप्शन भी यहीं हुआ था। यह इलाका सिर्फ सियासत नहीं, भावनाओं से भी जुड़ा था। रहमान का बैकग्राउंड भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उसके पिता दादल और चाचा शेरू 1960 के दशक से कराची के अंडरवर्ल्ड में सक्रिय थे, लेकिन वे सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं थे। उस दौर में वे मुस्लिम लीग के लिए मसल्स का काम भी करते थे, रैलियों में भीड़ जुटाना, विरोधियों को डराना। लोग कहते थे, ये लोग सियासत और बंदूक दोनों की भाषा जानते हैं। रहमान ने यही विरासत आगे बढ़ाई, लेकिन अपने बाप दादाओं से कहीं आगे निकल गया। पीपीपी ने लियारी में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए रहमान डकैत को लोकल स्ट्रांग मैन के तौर पर अपनाया। यह एक अनकही डील थी। रहमान लियारी की हिफाजत करता, एमक्यूएम को इलाके में घुसने नहीं देता और बदले में सरकार व पुलिस उसकी तरफ से नजरें फेर लेती। गलियों में लोग
कहते सुने जाते। रहमान खुद भी खुलेआम बोलता, मेरी जिम्मेदारी लियारी है, बाकी ऊपर वाले देख लेंगे। फिर आया 2001, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। लियारी का पुराना डॉन हाजी लालू गिरफ्तार हो चुका था। मैदान खाली था और रहमान ने मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने साफ कहा, अब यहां कोई और नहीं, लियारी का राजा मैं हूं। उसी दिन से वह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि सियासत और अंडरवर्ल्ड के खतरनाक संगम की पहचान बन गया। अब तक रहमान सिर्फ गली का दादा नहीं रह गया था, वह पीपीपी के लिए एक कीमती मोहरा बन चुका था। ऐसा मोहरा जिसे जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जाता और जरूरत खत्म होते ही छांव में रखा जाता। रहमान सियासत की चालें समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ बंदूक लहराने से लंबी पारी नहीं खेली जा सकती। उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। उसने लियारी में खुद को गरीबों का मसीहा दिखाना शुरू किया। कहीं मुफ्त डिस्पेंसरी खुली, कहीं एम्बुलेंस दौड़ने लगी, तो कहीं किसी मजबूर का अस्पताल का बिल चुपचाप भर दिया गया। लोग आपस में कहने लगे, यह तो हमारा रॉबिन हुड है। और यही छवि पीपीपी को चाहिए थी, एक ऐसा चेहरा जो वोट भी दिलाए और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को खामोश भी कर दे। लेकिन इस चमकदार पर्दे के पीछे रहमान का असली कारोबार वही पुराना था, ड्रग्स की सप्लाई, जुए के अड्डे और फिरौती के धंधे। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू, जिसे एमक्यूएम का खुला सहारा हासिल था। कराची की गलियों में यह टकराव किसी छुपी जंग से कम नहीं था। इसी दौर में बेनजीर भुट्टो की वापसी हुई और रहमान डकैत का रुतबा अपने शिखर पर पहुंच गया। कारसाज हमले के वक्त जिस तरह उसने बेनजीर को बचाने में भूमिका निभाई, पार्टी के अंदर उसकी वफादारी पर एक तरह की मुहर लग गई। उस दिन किसी ने रहमान से कहा, आज तुमने सिर्फ जान नहीं बचाई, अपनी जगह पक्की कर ली है। रहमान बस मुस्कुराया, जैसे सब पहले से जानता हो। फिर आया 2008, पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल का दौर। बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर चली और पीपीपी सत्ता में आ गई। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने। बाहर से देखने वालों को लगा कि अब रहमान डकैत का सुनहरा वक्त शुरू होगा। आखिर वह राष्ट्रपति के बेहद करीब माना जाता था। लेकिन सत्ता का नशा अक्सर सबसे खतरनाक साबित होता है। जरदारी सरकार ने रहमान को एक नई जिम्मेदारी सौंपी, एमक्यूएम के असर को तोड़ने के लिए एक संगठन खड़ा करना। नाम दिया गया पीपल्स एमन कमेटी। कागजों में यह शांति की बात करने वाली संस्था थी, लेकिन हकीकत में यह एक सशस्त्र ताकत थी। इसका मकसद साफ था, कराची और खासकर लियारी को एमक्यूएम के प्रभाव से बचाना। रहमान ने इस मंच को अपने साम्राज्य में बदलने में देर नहीं लगाई। पीएसी के जरिए उसने पूरे शहर में अपनी पकड़ फैला ली। अब वह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे से एक समानांतर सरकार चलाने लगा था। लोग डर और हैरानी से कहते, यह आदमी अब किसी की नहीं सुनता। यहीं से कहानी ने वह मोड़ लिया जिसे अक्सर फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर कहा जाता है, जब बनाया गया हथियार अपने ही बनाने वालों के लिए खतरा बन जाए। रहमान डकैत अब इतना ताकतवर हो चुका था कि पीपीपी के बड़े नेताओं की हिदायतें भी उसे मंजूर नहीं थी। हद तब पार हुई जब राष्ट्रपति जरदारी के सौतेले भाई को लियारी से चुनाव लड़वाने की बात आई और रहमान ने साफ इनकार कर दिया। उसने दो टूक कहा, लियारी का फैसला मैं करूंगा। यह सीधी बगावत थी और सियासत में बगावत का अंजाम अक्सर एक ही होता है। पार्टी को समझ आ गया कि जिस शेर को उन्होंने पाला था वह अब काबू से बाहर जा चुका है। बंद कमरों में फैसला हुआ, इस एसेट को अब खत्म करना होगा। इस काम के लिए चुना गया कराची पुलिस का सबसे सख्त और जिद्दी अफसर एसएसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम सालों से रहमान के पीछे पड़े थे, लेकिन हर बार रहमान बच निकलता। कभी वह भेष बदल लेता, कभी लियारी की भूल भुलैया जैसी गलियों में बाइक पर गायब हो जाता। पुलिस के हर कदम से पहले उसे खबर मिल जाती थी, क्योंकि उसके मुखबिर महज सड़कों पर नहीं बल्कि थानों के अंदर तक बैठे थे। चौधरी असलम अक्सर कहते थे, यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और रहमान शायद अंदर ही अंदर जानता था कि यह वक्त भी कभी न कभी खत्म होने वाला है। लेकिन 2009 की 9 अगस्त की वह रात बिल्कुल अलग थी। कराची के बाहरी इलाके में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे शहर खुद सांस रोककर किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो।
चौधरी असलम के पास इस बार पुख्ता इनपुट था। खबर साफ थी, रहमान डकैत अपने कुछ खास लोगों के साथ उसी रास्ते से गुजरने वाला था। पुलिस ने बिना शोर किए पूरी तैयारी कर ली। एक अफसर ने धीमी आवाज में कहा, आज या तो वो बचेगा या कहानी यहीं खत्म होगी। हर तरफ गाड़ियां तैनात थीं, रास्ते बंद किए जा चुके थे और अंधेरे में सिर्फ इंजन की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही रहमान की गाड़ी उस इलाके में दाखिल हुई, पल भर में उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। स्ट्रीट लाइट्स की कमजोर रोशनी में अचानक गोलियों की चमक दिखी। ऑटोमेटिक हथियारों की लगातार तड़तड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा। यह कोई सामान्य पुलिस ऑपरेशन नहीं था, यह खुली जंग थी। दोनों तरफ से फायरिंग देर तक चलती रही। बीच बीच में चीखती आवाजें और गोलियों की गूंज माहौल को और खौफनाक बना रही थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत हटना, आज फैसला होगा। और सामने से जवाब आया, लियारी का शेर ऐसे नहीं गिरता। जब आखिरकार गोलियों की आवाज थमी तो सन्नाटा और भारी हो गया। सड़क पर धुआं फैला था, गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े थे और जमीन पर एक शरीर निश्चल पड़ा था। वही शरीर जिसे कराची में लोग कभी डर से और कभी इज्जत से देखते थे। वह लाश थी रहमान डकैत की, कराची का बेताज बादशाह, जिसका नाम सुनकर कभी पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था। उस रात सिर्फ एक आदमी नहीं मरा, एक पूरा दौर खत्म हो गया। सच यही है कि एमक्यूएम के दबदबे को तोड़ने के लिए पीपीपी ने रहमान डकैत जैसे किरदारों को आगे बढ़ाया। उन्हें लगा कि वे आग से खेलेंगे और खुद सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आग का मिजाज यही होता है, वह फर्क नहीं करती। उसी आग ने धीरे धीरे पूरे कराची को अपनी चपेट में ले लिया। सत्ता, अपराध और सियासत की इस खतरनाक जुगलबंदी की कीमत एक शहर ने चुकाई। और इसी के साथ यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सत्ता और अपराध जब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो नुकसान सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे शहर और पूरी पीढ़ी का होता है। रहमान डकैत गया, लेकिन जो सिस्टम उसे पैदा करता है वो आज भी जिंदा है। सवाल यह नहीं कि अगला रहमान कौन होगा, सवाल यह है कि क्या हम उस वक्त सच को पहचान पाएंगे या फिर एक और कहानी बनने देंगे। अगर आपको सत्ता, अपराध और पर्दे के पीछे छुपी सच्चाइयों की यह परतें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।